करने वाले हैं वाटर रिसोर्सेस। ये थर्ड चैप्टर है ज्योग्राफी की। और मुझे ऐसा लगता है कि जो भी कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का नाम आता है ना ज्योग्राफी में, तो वाटर रिसोर्सेज का तो ऑब्वियसली आएगा, क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये करंट इशू है। ठीक है, इसमें आप वाटर स्कैरसिटी के बारे में ज़्यादा पढ़ने वाले हो, और वाटर स्कैरसिटी अभी जो है हमारे समाज का, हमारे सोसाइटी का एक बहुत ही कह सकते हैं करंट इशू है। ओके, सो ये चैप्टर तो स्टार्ट होगा सिंपली इस बात से कि वाटर एक रिन्यूएबल रिसोर्स है। ये सुनने में बड़ा अजीब सा लगता है कि वाटर एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, तो वाटर स्कैरसिटी आएगा कहाँ से। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इंपॉर्टेंट चीज़ों को यहाँ अंडरलाइन करूँगा। तो आप लोग जो जिस चीज़ को मैं अंडरलाइन करूँगा उसको आप नोट्स बनाकर घर में लिख सकते हो, और उस नोट्स को पढ़ लोगे तो भी आपका एग्जाम में मार्क्स आना तय है। ठीक है, तो जैसे हम जानते हैं कि सभी वाटर जो है ना वो एक हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में चलते हैं। ओके, वो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल आप जानते हो, आप छोटे क्लास में और पढ़े होगे। ठीक है, सो इससे हमें ये इंश्योर हो जाता है दैट वाटर इज़ अ रिन्यूएबल रिसोर्स। तब ये क्यों स्कैरसिटी है भाई, क्योंकि दुनिया में 3/4 जो पूरा दुनिया है हमारा वो तो वाटर से कवर्ड है ना। कह सकते हैं 70% तो दुनिया में पानी है। मैं एक रैंडम डेटा आपको दे रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं। ठीक है, तो क्यों वाटर स्कैरसिटी है। ओके, सो रीज़न इज, व्हाट इज़ द रीज़न, ये देखो यहाँ पर ध्यान रखना, जैसे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ एग्जैक्टली आपको वैसे अंडरलाइन करना है। ओवर एक्सप्लोटेशन, एक्सेसिव यूज, अनइक्वल एक्सेस टू वाटर अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब भी हम वाटर रिसोर्स की बात करते हैं तो हमको क्या लगता है, सॉरी वाटर स्कैरसिटी की बात करते हैं तो हमको क्या लगता है, हमको यही लगता होगा कि भाई कोई औरत है, कोई लेडी है जो कि राजस्थान में है, सर पे मटका रखकर वो दूर जा रही है, और कहीं से जो वहाँ पर कुएँ होते हैं ना, स्पेशली अजीब तरह के कुएँ होते हैं, उसमें आप सीढ़ी लगी होती है राजस्थान में, वहाँ से वो बहुत ही कष्ट से लेकर आ रहे हैं, वो ऐसा नहीं है। ठीक है, वाटर स्कैरसिटी का जो इशू है वो हमेशा उन जगहों से रिलेटेड नहीं है जो डेजर्ट हैं या जिनमें ऑब्वियसली रेनफॉल कम होती है, जहाँ ग्राउंड वाटर लेवल कम है एंड ऑल। ठीक है, तो वो है क्या फिर, वो है इशू इस चीज़ से, ओवर एक्सप्लोटेशन, एक्सेसिव यूज़ एंड अनइक्वल एक्सेस टू वाटर अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप। हम ज़रूरत से ज़्यादा पानी को बर्बाद करते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, अनइक्वल एक्सेस है, कोई अमीर आदमी अगर पानी का इस्तेमाल कर रहा है, कोई गरीब आदमी अगर पानी का इस्तेमाल कर रहा है, कोई शहर का आदमी अगर पानी का इस्तेमाल कर रहा है, कोई गांव का आदमी पानी का इस्तेमाल कर रहा है, तो उनका इस्तेमाल करना अलग अलग है, उनको पानी का अवेलेबिलिटी अलग अलग है। किसी के पास इतना पानी है कि यहाँ पर मैं भी देखता हूँ अपने घरों के आसपास, किसी का पंप मोटर जो है वो ओवरफ्लो हो रहा है तो वो आधे घंटे से ओवरफ्लो हो ही रहा है, कोई रुकने वाला नहीं, और कोई बेचारा जो है वो कुछ बूंदों के लिए तरस रहा है। ठीक है, दैट इज़ अनइक्वल एक्सेस। ओके, समझ में आ गया। तो देखो, फिर ये वाटर स्कैसिटी है क्यों, क्योंकि हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है। फ्रेश वाटर को तो हम प्रेसिपिटेशन यानी कि बारिश से सरफेस रन ऑफ यहाँ पर दिया हुआ है ना, मैं इसको यहाँ हाईलाइट करता हूँ। फ्रेश वाटर को तो हम ऑब्टेन कर सकते हैं डायरेक्टली फ्रॉम प्रेसिपिटेशन, सरफेस रन ऑफ एंड ग्राउंड वाटर। तो फिर ये प्रॉब्लम है क्यों। ओके, इसलिए है क्योंकि वाटर स्कैसिटी मे बी एन आउटकम ऑफ लार्ज एंड ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड कंसिक्वेंट ग्रेटर डिमांड्स फॉर वाटर एंड अनइक्वल एक्सेस टू इट, चूँकि मैंने ऑलरेडी बताया पानी के लिए डिमांड बढ़ रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, अनइक्वल एक्सेस हो रहा है, तो पानी का क्या होगा, स्कैरसिटी होगा। क्योंकि 70% पानी है, बट 70% इज़ नॉट पोटेबल वाटर, राइट। मैक्सिमम वाटर जो है वो तो हमारे सलाइन वाटर है, सी में अवेलेबल है। पीने के लिए फ्रेश वाटर तो हमारा बहुत कम है, करेक्ट। तो हमको तो उसी को देखना है ना। यस, अब देखो लार्ज पॉपुलेशन है, हाँ ये चीज़ को भी आप अंडरलाइन भी करोगे, बिकॉज दिस थिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ऑब्वियसली रिपीटेटिव है बट स्टिल इम्पॉर्टेंट। ओके, ज़्यादा पॉपुलेशन होने पर क्या होगा कि ज़्यादा पॉपुलेशन को उतना फूड ग्रेन्स भी तो चाहिए ना, खाना भी तो चाहिए, और फूड ग्रेन ही एक ऐसा चीज़ है ना। यहाँ पर देखो ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है, जो चीज़ मैं अभी बोलने वाला था, फूड ग्रेन कल्टीवेशन फार्मिंग एक ऐसा चीज़ है जो सबसे ज़्यादा कंज्यूमर है वाटर का, क्योंकि उसमें इरिगेशन लगता है। ज़्यादा पॉपुलेशन को खाना खिलाने के लिए आपको ज़्यादा इरिगेशन करके ज़्यादा प्रोडक्शन भी तो करना होगा। ओके, यस, तो हमको अब ऐसा एग्रीकल्चर को डेवलप करना है जो ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप्स को उगाएं और ड्राई फार्मिंग टेक्निक्स को हम बढ़ावा दें। तो ये सब चीज़ों को आप अंडरलाइन करोगे, ठीक है। ओके, क्योंकि अगर हम ये नहीं करेंगे तो हम बहुत जल्द ही पानी को खो देंगे, क्योंकि वाटर की स्कैरसिटी एक बहुत ही बड़ा इशू है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ तक तो मैंने ये भी सुना है, और ये ऑब्वियसली एक फैक्चुअल डेटा है, आप भी गूगल कर सकते हो, कि चेन्नई एक ऐसा शहर है जिसमें 2027 यानी आज से सिर्फ 4 साल बाद कहा जा रहा है कि ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो पूरी तरह से खत्म होने वाला है। ओके, तो हम क्या करते हैं गांव में या कहीं भी आप देखते होगे,
ज़्यादातर फार्मर्स की यहाँ बात की गई है, क्योंकि इरीगेशन का यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अभी। सभी के घरों में जो है ट्यूबवेल्स हैं, वेल्स हैं, ठीक है, इरीगेशन के लिए टू इंक्रीज देयर प्रोड्यूस। पर इससे होगा क्या? ग्राउंड वाटर लेवल नीचे आएगा, वाटर अवेलेबिलिटी एंड फूड सिक्योरिटी ऑफ पीपल को एडवर्सली इफेक्ट करने वाला है ये। वाटर अवेलेबिलिटी को कम कर देगा, फूड सिक्योरिटी ऑफ पीपल जो है यानी कि खाना मिलने के चांसेस को भी कम कर देगा। क्यों? अभी के लिए नहीं, फ्यूचर के लिए अगर पानी नहीं होगा तो हम फूड कहाँ से लाएंगे? ये वाटर स्कैर्सिटी जब हम इतना देर से रट्टा लगाते हैं, तो ये वाटर स्कैर्सिटी क्या रियल में सिर्फ वाटर की स्कैर्सिटी है? बिना पानी आपको फूड मिलने के भी तो एंश्योर, जो कहते हैं ना, श्योरिटी नहीं है। तो दैट्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम, बिकॉज यू विल बी क्या बोलते हैं इसे, हम कह सकते हैं कि आपको फ्यूचर में ना तो खाना मिलने का उम्मीद होगा, ना ही पानी। सो ऑब्वियसली द सर्वाइवल ऑफ द ह्यूमन बींग्स एंड अदर ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो आर एट स्टेक। ओके, सिर्फ कुछ गलतियों की वजह से, ठीक है, तो उसे हमको सुधारना है। ओके, नाउ अब देखते हो कि यहाँ पर इंडिया जो है वो बहुत डेवलप कर रहा है, ठीक है, तो कई सारे मल्टीनेशनल कंपनीज, एमएनसीज जो हैं वो सेटअप हो रही हैं, ठीक है, बहुत सारे, सिर्फ एमएनसीज ही नहीं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज सेटअप हो रही हैं, ठीक है, और एमएनसीज या ओवरऑल फैक्ट्रीज, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज सेटअप हो रही हैं। इंडस्ट्रीज देखो, यूज़र ऑफ वाटर तो है ही, साथ ही साथ उनको पावर भी तो चाहिए, और ज़्यादातर पावर कहाँ से आता है? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर से आता है, ठीक है। तो ये सब कुछ फैक्चुअल डेटाज हैं, इसको आपको समझना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हैवी यूज़र्स होने के साथ साथ ही तो ये पानी यूज़ करते हैं, बर्बाद करते हैं, बर्बाद तो नहीं कह सकते एज सच, क्योंकि वो थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट तो करते ही हैं समाज में, बट कंट्रीब्यूशन का सेक्टर जो है वो अलग है। तो अपार्ट फ्रॉम बीइंग हैवी यूजर्स ऑफ वाटर, दे ऑल्सो रिक्वायर पावर टू रन देम। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर से उनको सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलती है। इंडिया में लगभग 22% जो टोटल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर से आती है, करेक्ट। 12% ऑफ टोटल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड कम्स फ्रॉम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। ओके, तो मैं अंडरलाइन कर दिया, मैंने इसको हाईलाइट भी कर दिया। ओके, नाउ एक तो वैसे ही कंडीशन जो है वो ख़राब है पानी को लेके। अब अर्बन सेंटर्स हर जगह बन रहे हैं, अर्बन सेंटर्स एंड डेंस पॉपुलेशन, अर्बन लाइफस्टाइल क्या कर रहा है ये? वाटर एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट बट हैव फर्दर एग्रेवेटेड द प्रॉब्लम। अब अगर आप अर्बन लाइफस्टाइल्स में जी रहे हो, अगर आप डेंस पॉपुलेशंस में रहते हो, तो आप क्या कर रहे हो इनडायरेक्टली? ये डेंस पॉपुलेशन क्या कर रहा है? पानी के इस्तेमाल को बढ़ा रहा है, एनर्जी के रिक्वायरमेंट्स को बढ़ा रहा है। अब लोग रहेंगे तो उनसे तीन चीज़ जुड़ा हुआ है। एक तो वो खाना खाएंगे, खाना खाने के लिए भी हमको उसको इरिगेट करने के लिए, उगाने के लिए पानी चाहिए। दूसरा कि उनको एनर्जी का रिक्वायरमेंट है, भाई घर में रह रहे हैं तो वो कुछ तो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को यूज़ कर रहे हैं, तो उस एनर्जी के लिए भी तो हमको पानी की ज़रूरत है। इसके बाद डायरेक्टली पानी का ज़रूरत तो होता ही है। तो तीनों चीज़ों में अगर आप देखो तो प्रेशर पड़ता है ना वाटर रिसोर्सेज पे, वाटर अवेलेबिलिटी पे, क्योंकि वाटर तो लिमिटेड है। आप मेरी बात समझ पा रहे होगे? एक बार आप इसे और अंडरलाइन पार्ट को रीड कर लो, और हो सके तो वीडियो को पॉज करके भी इस चीज़ को समझने का कोशिश करना, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तक हम जो बात कर रहे थे वो क्वांटिटेटिव, जो बेसिकली वाटर की जो क्वांटिटी है उसके बारे में बात कर रहे थे, ठीक है, जो यहाँ पर मेंशन किया गया है। देखो, हम क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स के बारे में वाटर स्कैर्सिटी का अब तक फोकस कर रहे थे, राइट। पर ऐसे भी तो जगह हैं, ऐसे भी तो बहुत सारे सिटीज़ हैं और एरियाज़ हैं जहाँ पर वाटर जो है वो सफिशिएंटली अवेलेबल है टू मीट द नीड्स ऑफ द पीपल, बट द एरिया स्टिल सफ़र्स फ्रॉम वाटर स्कैर्सिटी। क्या समस्या है भाई यहाँ पर? यहाँ पर क्या अलग समस्या आ गई? यहाँ पर समस्या है बैड क्वालिटी ऑफ वाटर की, यानी वाटर तो अवेलेबल है बट द क्वालिटी ऑफ वाटर इज़ बैड। ओके, आई थिंक अभी आप लोग ये बात समझ पा रहे होंगे, बैड क्वालिटी ऑफ वाटर। जैसा आप लोगों ने भी कई जगहों पे देखा होगा, कई सिटीज़ में देखा होगा, बड़े शहरों में तो ऐसा होता है कि आप कहीं किसी एक जगह जाओ और वहाँ बहुत तेज़ बदबू है, आपको बाद में पता चलेगा पूरे शहर का जो सीवेज है वो उस एरिया में आता है। तो ऑब्वियसली उस जगह की जो वाटर की क्वालिटी है तो गंदी होगी ना, बेकार होगी वो, नॉट पोर्टेबल, नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग। ओके, सुनाओ, क्योंकि उस जगह पर क्या होता है, डिटेलिंग में अगर आप जाएँ तो वो जगह पे इट शुड बी पॉल्यूटेड बाय डोमेस्टिक वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट, केमिकल, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइज़र जो कि एग्रीकल्चर में यूज़ होते हैं, ठीक है, तो वो ह्यूमन यूज़ के लिए बिल्कुल ही फिट नहीं होते, बहुत बेकार होते हैं। और अगर आपको एक आयरनी शेयर करूँ ना, तो इंडियन रिवर्स जो हैं वो बहुत ही बुरे कंडीशन में है। अभी ये बुक जब लिखा गया है, तो ये बुक तो काफ़ी पहले का है, क्योंकि हमने जब क्लास 10th पढ़ा था तो हमने भी इसी बुक को पढ़ा था। अब जान सकते हो कि ये और वर्स हो गया होगा, ये कंडीशन जो है ना, बद से बदतर हो चुका होगा ये कंडीशन। ओके, यहाँ पर मैंशनड है that Indian rivers, especially the smaller ones, have turned into toxic streams। और अगर आप बिगर रिवर्स की बात करते हो, बड़े रिवर्स की बात करते हो, लाइक गंगा, यमुना, ठीक है, तो उनकी भी कंडीशन जो है वो कुछ खास अच्छी तो है नहीं।
उनका भी बहुत बुरा हाल है। ओके, ठीक है, क्योंकि देखो जल ही जीवन है, ये हम जानते हैं, राइट। और नदी के से बहुतों का लाइफ जुड़ा हुआ रहता है, बहुत क्या मैं कह सकता हूँ, सभी का लाइफ जुड़ा हुआ रहता है। तो नदियों पे अगर कोई असर होता है तो वो एंटायर लाइफ स्टैंड्स थ्रेटन्ड एंड एवरीबडी गेट्स अफेक्टेड। ओके, सो नाउ अब आते हैं हम फिर चैप्टर कंटिन्यू करते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखते हैं। ओके, हमें करना क्या है, सीधी बात, द नीड ऑफ आवर इज टू कंजर्व एंड मैनेज वाटर रिसोर्सेस, ठीक है, टू सेफगार्ड आवरसेल्व्स फ्रॉम हेल्थ हजार्ड्स, ताकि हम जो पानी पिए वो पानी भी स्वच्छ हो, फूड सिक्योरिटी भी रहे, ठीक है, इकोसिस्टम का डिग्रेडेशन भी ना हो। वही इरिगेशन अगर हम पूरी तरीके से फुल फ्लेज में पानी बर्बाद करते हुए ना कर पाएँ तो भी तो इस तरह से फूड प्रोडक्शन करें कि फूड सिक्योरिटी तो रहे, क्रॉप्स को तो ग्रो कर पाएँ, पानी भी बचा पाएँ, स्वस्थ भी रहें, ठीक है, नेचुरल इकोसिस्टम जो है वो हमारा उसको भी बर्बाद ना करें, डिग्रेड ना करें। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो हमको करना है। दिस इज़ द नीड ऑफ द आवर, ये हमको करना चाहिए, ये हमको अपने लिए करना चाहिए, हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए भी करना चाहिए। ओके, नाउ अब आ जाते हैं इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट्स एंड इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट। ओके, तो आप लोगों ने समझा होगा या कभी सुना होगा, राइट, कि मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट्स क्या है क्या नहीं। अगर आप लोगों ने नहीं भी सुना है तो कोई बात नहीं है, हम यहाँ वो चीज़ पढ़ने वाले हैं, इसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं, ठीक है। आप लोग डैम जानते हो, डैम्स को ही कहते हैं। ओके, पुराने ज़माने से इस तरह के हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स जो हैं वो बनाते आ रहे हैं, पुराने ज़माने के लोग भी, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं जानते थे कि इस तरह के जो रिवर प्रोजेक्ट्स हैं या नदियों पे बनने वाले जो बांध हैं ये बहुत तरीक़ों से इंसान का हेल्प करते हैं, आप वाटर स्टोरेज बोलो या कुछ भी बोलो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर वही मेंशन किया गया है कि हम पहले से, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए उतना रट्टा मारने वाली चीज़ नहीं है, इसलिए मैं इसे हाईलाइट करूँगा, अदरवाइज मैं इंपॉर्टेंट चीज़ों को अंडरलाइन करूँगा। From ancient times, we have been constructing sophisticated hydraulic structures like dams built of stone rubble। पुराने ज़माने में डैम्स जो थे वो कंक्रीट के, सीमेंट के, इस तरह के तो बनेंगे नहीं। स्टोन रबल्स मतलब समझते हो, जो पत्थरों को एक के ऊपर सजा कर डैम बनाया जाता था, ठीक है। रिजर्वायर्स, लेक्स, एम्बैकमेंट्स, कैनल्स फॉर इरीगेशन, ये कई सालों से एंशिएंट टाइम से चला आ रहा है। जिस जगह पे पानी नहीं पहुंच पाता वहाँ कैनल बना दिया जाता है पानी को पहुँचाने के लिए, इस तरह से। तो अब हम उस जो क्या कहते हैं उस ट्रेडिशन को हम कंटिन्यू कर रहे हैं बाय मेकिंग डैम्स हियर। ओके, तो यहाँ पर बहुत सारा ऐसे हिस्टोरिकल डेटा दिया गया है अबाउट द हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स इन एंशिएंट इंडिया, पर अगेन वो एग्ज़ाम के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आप उसे इग्नोर कर सकते हो, पठान नॉलेज के लिए आप उसे पढ़ भी सकते हो, ठीक है। ये देखो हीराकुद डैम जो कि इंडिया का सबसे बड़ा डैम है। ओके, और फॉर्चुनेटली मेरे घर से थोड़ा पास है। ओके, अब देखो डैम्स क्या होते हैं, क्यों बनाए गए, उनका काम क्या है, उनके प्रोज क्या है, उनके कॉन्स क्या है, अगर उनका कुछ फ़ायदा है तो उनका कुछ नुकसान भी है, क्या है, ठीक है। आज के ज़माने में ना डैम्स को सिर्फ इरिगेशन के लिए नहीं यूज़ किया जाता, ओके, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए भी यूज़ किया जाता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं ये, ठीक है। वाटर सप्लाई के लिए, डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल यूजेस, फ्लड कंट्रोल के लिए, रिक्रिएशन के लिए, इनलैंड नेविगेशन के लिए, फिश ब्रीडिंग के लिए, तो देख सकते हो ये डैम्स के यूजेस हैं। इसको भी आपको कायदे से बहुत ही अच्छे से अंडरलाइन करके नोट्स बनाना है। बार बार मेरी बात को ये समझना ज़रूर, एनसीईआरटी की जितनी भाषा लिखोगे उतना ही आपका मार्क का चांसेस बढ़ेगा। ये सोशल साइंस में मार्क लाने का सबसे बड़ा मंत्र है, सबसे बड़ा सूत्र है। क्लियर? ओके, तो अब तुम बोलोगे ना ये तुमको तो सवाल का जवाब मिल गया ना कि ये मल्टीपर्पज़ क्यों है, क्योंकि एक डैम से इतने सारे काम हो रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हो रहा है, इरिगेशन हो रहा है, वाटर सप्लाई हो रहे हैं ताकि लोगों के इंडस्ट्रीज के काम चलते रहें, फ्लड कंट्रोल हो रहा है, रिक्रिएशन हो रहा है। रिक्रिएशन इन द सेंस व्हाट, रिक्रिएशन का मतलब अगर आप लोग जानते हो तो ठीक है, नहीं जानते हो तो रिक्रिएशन का मतलब होता है एंटरटेनमेंट, लोगों का टूरिज्म, जो लोग वहाँ माइंड फ्रेश करने आते हैं, ठीक है। ओके, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, वो एग्जांपल्स को आप एक बार देख सकते हो। जैसे भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट है जो कि ऑब्वियसली सतलज रिवर पर है उत्तराखंड में, ये हाइडल पावर प्रोडक्शन और इरिगेशन दोनों के लिए यूज़ होता है, तो सीधी बात ये मल्टीपर्पज़ है। हीराकुद प्रोजेक्ट का बात करूँ तो मैं अभी मैंने तुम लोग उसका फ़ोटो दिखाया, महानदी में फ्लड कंट्रोल भी करता है वो, ठीक है,
कंजर्वेशन ऑफ वाटर तो करता ही है, फ्लड कंट्रोल भी करता है, साथ ही साथ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन भी हो रहा है, ठीक है, टूरिज्म भी बूस्ट हो रहा है, रिक्रिएशन के लिए भी काम आता है, ठीक है। तो इतने सारी चीज़ें वो एक साथ हैंडल कर रहा है। ओके, नाउ लेट्स प्रोसीड। जवाहरलाल नेहरू जी ने तो यहाँ तक कह दिया था कि ऑब्वियसली द डैम्स आर द मॉडर्न टेम्पल्स, कहते हैं ना टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, उन्होंने यहाँ तक कहा था। ओके, तो आप समझ सकते होगे कि डैम्स जो हैं वो हमारे कंट्री के डेवलपमेंट के लिए कितने ज़रूरी हैं। यस, क्योंकि वो हमारे नेशन को ना डेवलपमेंट के रास्ते पे ले जाते हैं। दे आर ए व्हीकल दैट वुड लीड द नेशन टू द डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस। इसलिए ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने प्राउडली प्रोक्लेम किया था दैट डैम्स आर द टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, इसलिए मैंने इसे अंडरलाइन कर दिया है। अब अगर आप जानना चाहो मोर डिटेल्स अबाउट डैम्स एंड ऑल तो आप इसे रीड कर सकते हो। व्हाट इज़ अ डैम? देखो, चीज़ों को देखोगे अगर क्लियर हाँ माइंड में ही उससे ऑलरेडी क्लैरिटी के साथ उसे क्लियर कर क्लैरिटी के साथ चलोगे तो आप एक चीज़ यहाँ पर देखोगे कि एग्जैक्ट डेफिनेशन यहाँ पर दिख रहा है। बस इतना मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट है और इतना ही ज़रूरी भी है डैम के बारे में कि डैम इज़ अ बैरियर अक्रॉस फ्लोइंग वाटर दैट ऑब्स्ट्रक्ट्स, डायरेक्ट्स और रिटार्ड्स द फ्लो। या तो वो फ्लो को रोकता है, इधर उधर डायरेक्शन में भेजता है, या तो स्लो कर देता है, ऑफन क्रिएटिंग अ रिजर्वायर। या तो एक रिजर्वायर फॉर्म करेगा, या तो एक लेक फॉर्म करेगा, या इम्पाउंडमेंट फॉर्म करेगा। क्या है ये सब? देखो, कहने का ये मतलब है ना कि अगर एक डैम है, मान लेते हैं हम कि कुछ शेप बनाते हैं इसमें, या ओके नो प्रॉब्लम, मान लेते हैं हम कि ये एक डैम है। ओके, तो आपने ये डैम बना दिया, यहाँ पर रिवर है, वो फ्लो कर रहा है, राइट, तभी तो यहाँ पर डैम बना। पर डैम के पीछे वाला हिस्सा जो होता है, ठीक है, ये पीछे वाला हिस्सा जो होता है, ये डैम है अगर, तो इसका पीछे वाला हिस्सा जो है ना वो हमारा रिजर्वायर है, ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। डैम्स के वैसे देखो कई टाइप्स होते हैं, हाइट्स के अकॉर्डिंग, किस मटेरियल से बन रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि एग्ज़ाम के लिए ऑब्वियसली कुछ इंपॉर्टेंट इसमें तो नहीं है, ठीक है। ओके, तो डैम्स से रिलेटेड एक ख़ास बात और भी है कि वो इंटीग्रेट करते हैं डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, विलेज इकोनॉमी, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, ग्रोथ ऑफ अर्बन इकोनॉमी। कहने की बात यह है ना, रूरल एरिया, अर्बन एरिया, हर तरह के डेवलपमेंट डैम्स से होते हैं, वो कनेक्ट करते हैं पूरे कंट्री को, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। कुछ समय से जो हमारे डैम्स हैं ना, हमारे जो डैम्स हैं वो बहुत ज़्यादा उनमें उनको क्या किया जा रहा है, क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है और अपोजिशन बहुत फेस कर रहे हैं। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि देखो, हम जब डैमिंग करते हैं, अब ये मैं अंडरलाइन कर दूंगा, इंपॉर्टेंट है। अगर हम डैम को रेगुलेट करते हैं या रिवर को रेगुलेट करते हैं या डैमिंग करते हैं तो वो उनके नेचुरल फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट करता है, ठीक है, और ज़्यादातर सेडिमेंटेशन जो है वो रिजर्वायर में कर देता है। इससे क्या होगा, आगे जो स्ट्रीम्स होंगी जिनमें सेडिमेंट्स होने चाहिए थे वो नहीं होंगे। हमारा जो स्ट्रीम होगा, जो रिवर बेड होगा ना, वो पथरीला होगा, रॉकी होगा, ठीक है, और वो एक्वाटिक लाइफ के लिए एक अच्छा जगह नहीं होगा रहने के लिए, उनका लाइफ इफेक्ट होगा ना। सही बात है, ओके। अब डैम्स क्या करते हैं, रिवर को बीच में ब्रेक करते हैं, तो फौना जो है वो माइग्रेट नहीं कर पाता सही तरीके से, ठीक है। जिन चीज़ों को मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ आप उसे स्पेशली नोट डाउन करिएगा, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। अब रिजर्वर ज़्यादा हो जाने से या रिजर्वर में ज़्यादा पानी हो जाने से, वाटर लेवल बढ़ जाने से आसपास के वेजिटेशंस जो हैं वो ओवर फ्लडेड हो जाते हैं, ठीक है, वेजिटेशंस, और वेजिटेशन जो है वो
ख़राब हो जाता है, क्योंकि ज़्यादा समय तक पानी में रहेगा अगर वो वेजिटेशन पूरा सबमर्ज्ड, तो वो ख़राब होगा ना। वो मैनग्रोव नहीं है, वो तो नॉर्मल ट्रीज़ हैं, डेसिडियस ट्रीज़ हैं, वो ख़राब होंगे। ओके, नाउ कई सारे इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स इनके वजह से हुए हैं, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स और डैम्स की वजह से। नाम जान लो, नर्मदा बचाओ आंदोलन, टिहरी डैम आंदोलन। ठीक है, क्यों? दिक्कत क्या होता है? लोकल लोगों को वहाँ से हटाया जाता है डैम्स बनाते समय। ये सबसे बड़ा दिक्कत होता है कि कोई भी अपनी ज़मीन को, अपने घर को छोड़कर जाना नहीं चाहता। ठीक है, अब वो अगर अपनी ज़मीन देंगे, अपना लाइवलीहुड जो भी करते हैं वो काम, पैसा, दो पैसा कमाने के लिए, ठीक है, ठीक है ना, वो किसके लिए कर रहे हैं? देश की भलाई के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो इन रिटर्न वो भी कुछ डिमांड करते हैं। जब वो डिमांड गवर्नमेंट पूरा नहीं करता तो ये सब आंदोलन करना पड़ता है उन्हें। ठीक है, ओके। अब गवर्नमेंट जो है अगर उन्हें प्रॉपर कंपनसेशन भेजता भी है तो बीच के जो लोग हैं वो उसे गायब कर देते होंगे, राइट? दिस इज अ सिस्टम बाय द वे। ओके, एंड इफ एवरीवन इज एफिशिएंट एंड गुड इन द सिस्टम देन ओनली यू विल सी बेटर वर्क्स इन द सिस्टम, अदरवाइज दैट विल बी अ प्रॉब्लम। ओके, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन या सेव नर्मदा ये एक NGO है, ठीक है, दैट मोबिलाइज ट्राइबल पीपल, फार्मर्स, इन्वायरमेंटलिस्ट एंड ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट अगेंस्ट सरदार सरोवर पिट। नर्मदा बचाओ आंदोलन जो मैं अभी बता रहा था, ये इन्वायरमेंटल इश्यूज से रिलेटेड है। ये किसी के घर का पर्सनल मैटर नहीं है कि डैम बन रहा है, मुझे पसंद नहीं है, मुझे यहाँ तो सेल्फी लेना था, यहाँ डैम बना दिया इन लोगों ने, ये वो किसी का पर्सनल इशू नहीं है। ये इन्वायरमेंटल इशू है कि भाई डैम बनेगा, रिजर्वायर में पानी जमा होगा, पानी जमा होगा तो आसपास के पेड़ जो हैं वो वेजिटेशन जब पानी में रहेंगे तो वो सड़ जाएंगे, गल जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे। ओके, ठीक है, तो ये आप देख सकते हो यहाँ। रेस्ट जो चीज़ है वो कहानी की तरह है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। डू यू नो भी आप पढ़ सकते हो कि सरदार सरोवर डैम जो है वो नर्मदा रिवर में बना हुआ है, लार्जेस्ट वाटर रिसोर्स प्रोजेक्ट है जो कि 4 स्टेट्स कवर करते हैं। ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हम इस चैप्टर में या हम इस वीडियो में जो है वो सिर्फ एग्जामिनेशन के लिए अप्रोच कर रहे हैं ताकि हमारा मार्क आए, तो आप ये पढ़ सकते हो अपने से, ठीक है, क्योंकि ये नहीं आएगा एग्जाम में, दैट्स व्हाई आई एम स्किपिंग दिस फॉर नाउ। और हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो इरिगेशन से क्या क्या दिक्कत है। इरिगेशन भी तो क्रॉपिंग पैटर्न को कई जगह चेंज किया है, वाटर इंटेंसिव एंड कमर्शियल क्रॉप्स की तरफ शिफ्ट किया है फार्मर्स को। फार्मर्स जो कि पहले ऐसे क्रॉप्स उगाते थे जो ऑब्वियसली उनको कम पैसे देते थे, पानी कम लगता था, अब वो ऐसे क्रॉप्स को कल्टीवेट करना चाहते हैं जिनमें पैसा ज़्यादा मिले, पानी लगे लगे दैट डजेंट मैटर, पर पैसा मिलना चाहिए। तो उससे क्या हो रहा है कि ओवर इरिगेशन की वजह से बहुत सारी चीज़ों की प्रॉब्लम हो रही है। जैसे मैंने यहाँ ऑलरेडी सब अंडरलाइन करके रखा हुआ है, सैलिनाइजेशन ऑफ सॉइल। ओके, फिर उसके बाद क्या हो रहा है कि सोशल लैंडस्केप पूरा चेंज हो रहा है, यानी द सोशल गैप जो है ना रिचर और लैंडलेस पीपल के बीच वो बढ़ रहा है, क्योंकि जिनके पास इरिगेशन की सुविधा है वो तो इरिगेशन कर रहे हैं, वो इरिगेशन कर करके क्या कर रहे हैं कि अपना लेवल ही पूरी तरह से बढ़ा दे रहे हैं, चेंज कर दे रहे हैं। गरीबों के लिए क्या बच रहा है? जिन बेचारों के पास इरिगेशन की फैसिलिटी नहीं है वो तो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, उनका तो कुछ हो ही नहीं पा रहा। तो ये गैप जो है ये बढ़ता जा रहा है, ठीक है। डैम्स फिर और क्या किए, डैम्स ने कॉन्फ्लिक्ट्स भी क्रिएट किया, ठीक है ना। कुछ लोग बोलते हैं कि भाई नहीं, डैम का पानी जो है वो हमारे स्टेट में आना चाहिए। इंटर स्टेट प्रॉब्लम्स भी हो रहे हैं, चूँकि मैंने देखो यहाँ पर मैंने अंडरलाइन भी किया हुआ है। तो लोगों में बहुत सारे डिस्प्यूट्स भी होते हैं कि नहीं, हम चाहते हैं डैम का वाटर जो है इसका ये इस्तेमाल हो, हमारा गांव पास में है, हमारे गांव में पानी आना चाहिए, ये वो बहुत सारा चीज़ है। इट्स अ मैटर ऑफ डिस्प्यूट फॉर मैनी पीपल एज वेल एज फॉर स्टेट्स ऑल्सो। ओके, आप बस ये इसे देख सकते हो। अगेन ये मेजर रिवर्स और डैम्स हैं, आप देख सकते हो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट है। आप सब पढ़ लो तो बहुत ही अच्छा है, पर कोशिश करो कि ये सब जरूर याद रखने का। जैसे ये है हमारा ये सही है, जैसे नागार्जुन सागर, ठीक है, हीराकुद, सरदार सरोवर बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है, रिहांद डैम का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सब डैम्स जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को याद रखना चाहिए, और ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राणा प्रताप सागर, गंगा गांधी सागर, ठीक है। इसके अलावा भी बाकी सब इंपॉर्टेंट हैं, पर ये मैंने देखा है कि कई बार एग्जाम्स में रिपीट हुए हैं, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, ठीक है। आयरनिकली जिन डैम्स को हम फ्लड कंट्रोल करने के लिए बनाते हैं वो डैम्स ही फ्लड कर देते हैं, फ्लड को ट्रिगर कर देते हैं, क्योंकि रिजर्वर में सेडिमेंटेशन बहुत हो जाता है, ठीक है। और दूसरा प्रॉब्लम ये है, ये कुछ इश्यूज़ हैं जो डैम के साथ रिलेटेड हैं, तो वो एग्जाम में आया तो आप लिख सकते हो। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि जब भी बहुत ज़्यादा बारिश होती है, ये मानसून पीक पर होता है, तो डैम्स के गेट ओपन करने पड़ते हैं,
और डैम्स का जब गेट ओपन होता है तो आसपास के गांव जो है वो रिस्क में आ जाते हैं, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा पानी हो जाता है जिसकी वजह से उनको कई बार रिलोकेट करना पड़ता है। जैसे मैं अपने पास वाले एरिया की बात करूँ, संबलपुर की, जहाँ पर हीराकुद डैम है, जब महानदी में जब मानसून में उसके गेट को ओपन करना होता है ना, तो आसपास के गांव को रिलोकेट करवा देते हैं कुछ महीनों के लिए, ताकि वो लोग को अफेक्ट ना पड़े इस चीज़ का। तो ये एक प्रॉब्लम है। ओके, सॉइल इरोजन में भी डैम्स के वजह से सॉइल इरोजन बहुत होता है, तो वो एक सबसे बड़ा दिक्कत है, ठीक है, क्लियर। अब देखो, ये मैंने आप लोगों को जब बताया था, मैं एक बार और इसको चीज़ को क्लियर करता हूँ। अगर यहाँ पर रिजर्वर है, ये रिजर्वर है, ठीक है, यहाँ पर सारा सेडिमेंटेशन हो जा रहा है, नदी का फ्लो तो आगे की तरफ बढ़ रहा है, इस जगह पे तो कोई सेडिमेंट्स नहीं है। और अगर इस जगह पे कोई सेडिमेंट्स नहीं है, सिल्ट नहीं है, तो वो एक नेचुरल फर्टिलाइज़र है, आप तो उस नेचुरल फर्टिलाइज़र को रोक दे रहे हो ना। दैट इज़ ऑल्सो अ प्रॉब्लम। आपका कोई अधिकार नहीं है ये करने का। फ्लड प्लेन्स वेयर डिप्राइव्ड ऑफ सिल्ट, अ नेचुरल फर्टिलाइज़र, ठीक है, इट विल कॉज व्हाट, इट विल कॉज लैंड डिग्रेडेशन, दैट्स ऑल, ठीक है, ओके। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स दे ऑल्सो इंड्यूस अर्थक्वेक्स, कॉज वाटरबॉर्न डिजीज एंड पेस्ट एंड पॉल्यूशन, ये सब भी करते हैं। तो आप जब मल्टीपर्पज़ रिवर्स वैली प्रोजेक्ट्स का जब प्रॉब्लम्स आएगा कि क्या क्या दिक्कत है उनसे, तो ये सब लिख सकते हो। ओके, सही है भाई। अब हम बढ़ते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और आज के ज़माने में तो ये होना भी चाहिए। ओके, रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक ऐसा चीज़ है ना कि बारिश के पानी को हम जमा करें, उसको कोई यूज़ करें या उसको अंडरग्राउंड वाटर रिचार्ज करने के काम में लें, ठीक है। इंडिया में हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स होने के साथ साथ एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी ट्रेडिशन भी है वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का। था बेसिकली, ये एंशिएंट इंडिया की बात करिए, ये सोचो पुराने ज़माने के लोग कितने समझदार थे, और आज के लोगों को देख रहे हो ना, ठीक है, ओके। उस समय लोगों को कई सारा नॉलेज था, जो आजकल लोगों को होते हुए भी लोग इग्नोर करते हैं, ठीक है। तो हम आ जाते हैं राइट मुद्दे पे, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, जस्ट सेकंड। हाँ, रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है वो कॉमनली प्रैक्टिस किया जाता है ड्रिंकिंग वाटर स्टोर करने के लिए इन राजस्थान पर्टिकुलरली। और आप एक चीज़ तो जानते होगे, दैट रेन वाटर इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर, तो आप उसे स्टोर कर सकते हो रेन वाटर हार्वेस्टिंग करके। पर अगेन यहाँ पर एक चीज़ और भी इंपॉर्टेंट है कि पहला शावर्स जो होता है सीज़न का, पहला बारिश को नहीं किया जाता, क्योंकि वो बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स को धो कर आता है, तो वो गंदा होता है। ओके, सॉरी, यहाँ पर 2-3 चीज़ को मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये सभी आप ध्यान रखोगे। यहाँ पर लोगों के नॉलेज को बता रहा है कि पहले के ज़माने में या अब भी जो हिली और माउंटेन रीजन्स होते हैं, वहाँ लोग जो है वो चैनल्स बनाते हैं। मैंने कहा था ना, कैनल का नाम सुने हो आप? कुछ लोग हाथों से पानी को एक रास्ता दे देते हैं, उसे भी कैनल बोलते हैं। तो उसका नाम क्या है? गुल्स और कुल्स। ये मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए, गुल्स और कुल्स, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। बंगाल में इनंडेशन चैनल्स बनाया जाता है फील्ड्स को इरिगेट करने के लिए। इनंडेशन चैनल्स काफ़ी कुछ वो गुल्स एंड कुल्स जैसे ही है, बंगाल में बनाया जाता है, उसका नाम अलग है वहाँ पर, ठीक है। तो अब क्या होता है ना, एरिड और सेमी एरिड रीजन में, जैसे ये हमारा, मैं उस चीज़ को पहले अंडरलाइन कर दूं, इन एरिड एंड सेमी एरिड रीजन्स एग्रीकल्चरल फील्ड्स वेर कन्वर्टेड इनटू रेन फेड स्टोरेज स्ट्रक्चर्स दैट अलाउड द वाटर टू स्टैंड एंड मॉइस्टन द सॉइल। जैसे कि ये हमारा फील्ड है, तो इसको ऐसे पार्ट बना दिया जाएगा या ओपन फील्ड ही छोड़ दिया जाएगा, जिससे रेन वाटर इसमें जमा हो जाए और छोटा सा लेक जैसा बन जाए, नॉट लेक सॉरी, छोटा सा पॉन्ड जैसा बन जाए। मतलब कि क्या, कुछ इंच तक पानी उसमें लग जाए, ठीक है, वो अपना पानी सूखेगा, सॉइल जो है वो मॉइस्टन होगा, ठीक है, सॉइल जो है वो नर्म होगा। ओके, उसको कहा जाता है खादिन्स, जैसलमेर में जोहाद, दूसरे पार्ट ऑफ राजस्थान में। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, कोई भरोसा नहीं है, एग्जाम में आ सकता है, जो एनसीईआरटी में है वो एग्जाम में आ सकता है, इसका कोई गारंटी नहीं। अब देखो, राजस्थान और बीकानेर पर्टिकुलरली सेमी एरिड और एरिड रीजन्स में, यहाँ बात ज़्यादातर जो है राजस्थान की हो रही है, फलोड़ी, बाड़मेर, बीकानेर, हर घरों में अंडरग्राउंड टैंक्स
और टंकाज है जो कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग को या पर्टिकुलरली रेन वाटर को स्टोर करते हैं। तो नाम क्या है उस चीज़ का? टंकाज, फॉर स्टोरिंग ड्रिंकिंग वाटर। ओके, बाकी मुझे नहीं लगता कि तुमको और इतना डीप में जाना चाहिए इस चीज़ में, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है कि एक घर में वालुड़ी में 6.1 मीटर डीप, 4.27 मीटर्स लॉन्ग, 2.44 मीटर्स वाइड टैंक है। ये टैंक्स की जो स्पेसिफिकेशन है ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इतना डिटेलिंग में क्वेश्चंस नहीं आता है और ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, कोई बात। देखो, टैंक को ना हमेशा ऐसी जगह बनाया जाता है जहाँ पर कि क्या कह सकते हैं उससे, मतलब तो जो टैंक्स होते हैं वो वेल डेवलप्ड रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम होते हैं। यानी आप ये कह सकते हो ना, यहाँ पर देख सकते हो, इतना दिमाग क्यों लगाना, डायरेक्ट यहाँ पे देखो, ये देखो, ये एक डगवेल है, इससे ग्राउंड वाटर को रिचार्ज किया जा रहा है। टैंक्स इस तरह से ही बनाया जाता है, यहाँ एक टैंक बना दिया गया, सारा पानी आएगा यहाँ स्टोर होगा, ठीक है, ताकि लेटर हम उसे यूज़ भी कर पाएँ और अदरवाइज ग्राउंड वाटर रिचार्ज करने के काम में भी वो आता है। ओके, ठीक है। तो जो भी रेन वाटर्स नीचे की तरफ आते हैं, ठीक है, फॉलिंग ऑन द रूफ टॉप्स, वो ट्रैवल डाउन द पाइप एंड वाज स्टोर्ड इन दिस अंडरग्राउंड टंकास। देखो, ये पाइपिंग सिस्टम देख रहे हो ना, यहाँ पर पाइप से नीचे आएंगे और टंकास में आ जाएंगे। क्लियर? ओके ओके। तो ये जो टंका में है ये सिंपली यहाँ पे स्टोर हुआ जाता है, मतलब करके रखते हैं उसका, वो लोग यूज़ करते हैं, वो अगले सीज़न तक यूज़ करते हैं, फिर अगले सीज़न में मानसून आएगा, फिर बारिश होगी, इस तरह से उनका वाटर कंजप्शन चलता है। और कहीं ना कहीं उनका ये जो सिस्टम है ये काफ़ी बैलेंस्ड सिस्टम है, क्योंकि ये प्योरली नेचुरल है, वो वाटर के लिए किसी कहीं और पे डिपेंड नहीं रहते, राइट। नेचर से ही उनको ये सिस्टम या उनको वाटर अवेलेबिलिटी हो जाता है। ये बहुत ही अच्छी बात है, करेक्ट, क्योंकि बाकी सारे सोर्स जब सूख जाएंगे तब ये है ना जो इनको काम आएगा। ओके, तो देखो, ये अभी गवर्नमेंट जो है ना वो इसको काफ़ी प्रमोट कर रहा है और काफ़ी अच्छे से जो भी लोग ये चीज़ फॉलो कर रहे हैं उनको काफ़ी ज़्यादा सब्सिडी वगैरह, पैसे वगैरह भी देता है, ठीक है। बहुत सारे पार्ट हैं ऐसे रूरल और अर्बन इंडिया में जहाँ रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है वो सक्सेसफुली अडेप्ट किया गया। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, नाम देखोगे यहाँ पर गेंडाथुर मैसूर में है, कर्नाटक में। रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग वहाँ सभी विलेजर्स किए वाटर नीड के लिए, ठीक है। सॉरी, वहाँ पर करीबन 200 घर हैं और वो 200 घर जो हैं वो सब रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर रहे हैं। तो काफ़ी जगह फेमस हो चुका है इस टाइम पर। ओके, यहाँ पर कुछ फैक्चुअल डेटाज दिए गए हैं उस जगह के बारे में, क्लियर, तो वो भी आप देख सकते हो कि वहाँ पर किस तरह से एनुअल प्रेसिपिटेशन कितना होता है, 1000 mm का एनुअल प्रेसिपिटेशन होता है, ठीक है। और 80% कलेक्शन जो होता है वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग का होता है, यानी 80% पानी वो लोग कलेक्ट करते हैं और उसे यूज़ करते हैं। आप देख रहे हो 50,000 लीटर्स ऑफ वाटर हर साल में वो लोग कलेक्ट करते हैं, एक तरह से स्टोर करते हैं, एक तरह से पानी कंजर्व करते हैं, बना रहे हैं वो पानी एक तरह से, समझ रहे हो। सो दिस इज सो इंटरेस्टिंग थिंग। ओके, नाउ एक वर्ड यहाँ पर मुझे दिख रहा है जो कि थोड़ा सा कहीं इंपॉर्टेंट हो सकता है। रेन वाटर को पलर पानी कहते हैं। कहाँ पर? उन जगहों पर बेसिकली जहाँ पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग किया जाता है वहाँ पर पलर पानी कहा जाता है। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नेचुरल वाटर है, ये तो मैंने आप लोगों को बताया ही था। ओके, तो अगर मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँ ना, तो आप लोग जानते होंगे कि इंडिया में सबसे ज़्यादा बारिश जो होता है वो चेरापूंजी में होता है, माउसिन राम, ठीक है। और उससे 55 किलोमीटर दूर बस, ठीक है, उससे 55 किलोमीटर दूर शिलोंग, जो कि मेघालय की कैपिटल है, वहाँ पर एक्यूट शॉर्टेज है वाटर का। तो वहाँ पर सभी जो हाउस होल्ड हैं वो रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं कि उससे वो लोगों के पानी की जो पूर्ति होती है, आप समझ सकते हो। जिस मेघालय में बादलों का घर, वहाँ पर शॉर्टेज है वाटर की, ठीक है। आजकल क्या हो रहा है, राजस्थान में भी रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग की पॉपुलैरिटी जो है, प्रैक्टिसिंग उसको करना जो है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारा पानी जो है वो हमारा जो इंदिरा गांधी कैनल है ना राजस्थान में, ये पेरेनियल है, सालों भर इसमें पानी होता है, तो वाटर अवेलेबल है। और ये सीधी सी बात है कि ये राजस्थान के लोगों के लिए एक लाइफ लाइन से कम नहीं है, तो इसलिए वो रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग को थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, ठीक है। ओके, ना इसमें देख सकते हो आप रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यहाँ पे देखो पाइप से वो टैंक में आया हुआ है। ओके, आप टैंक बोलो, टैंकी बोलो,
अब देखो बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, यहाँ पर देख रहे हो बांस को किस तरह से इस्तेमाल किया गया है जिससे कि पानी जो है वो वहाँ से एक नाले की तरफ, एक प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम की तरह पानी जो है वो पेड़ों पे जा रहा है। ऑब्वियसली ये सब जो लोग कर रहे हैं वो विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटी की हेल्प से, देख रहे हो किस तरह से जा रहा है वो पानी। ये देखो हाउ इंटरेस्टिंग एंड फैसिनेटिंग इज दिस। और ये 200 साल पुराना सिस्टम है, उस समय के लोगों का दिमाग देख सकते हो आप। ओके तो क्वेश्चन अगर आए कि इन विच प्लेस और विच स्टेट बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम इज प्रैक्टिस, तो ऑब्वियसली इट्स इन मेघालय। ओके मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा इस पार्ट से क्वेश्चन और आने वाला है। ओके सो ये चैप्टर हमारा खत्म हो गया। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स एंड थ्रू माई प्रॉपर चैनल्स राइट इन इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, वॉट एवर। ओके सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। तो खूब पढ़िए, खूब बढ़िए, अपने नॉलेज को हमेशा बढ़ाते रहिए। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।